बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के आज हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स से पहले हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने बनाए, ज़रा वो देख लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके मुताबिक दुनिया की हर दो चीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक फिक्स वैल्यू है। कितनी होती है ये? 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। M1 और M2 दोनों बॉडी के मास हैं। R से मुराद होता है दोनों बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके अलावा हमने इस चैप्टर में एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट किया, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, मास ऑफ सन कैलकुलेट किया। ये तमाम जो कैलकुलेशन वाली डेरिवेशंस थी, इनमें हमें वैल्यूज हासिल हुई। जैसे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने निकाली 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 वगैरह वगैरह। तो ये कोई डेरिवेशंस हैं, बस ये डेरिवेशंस नहीं है, इनमें हमारा एक टारगेट है कि एक चीज की वैल्यू निकालनी और हमने वो वैल्यू निकाला। तो ये आती है अक्सर, लेकिन ये डेरिवेशंस नहीं है, इसमें हमने कोई इक्वेशंस नहीं बनाई। हाँ, लेकिन इन तमाम डेरिवेशंस के अंदर हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। आपको याद होगा कि मास ऑफ अर्थ में भी हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, और एल्टीट्यूड वाला जो इक्वेशन था उसमें भी हमने ये इक्वेशन बीच में ड्राइव की थी। ये होती क्या है जी? जी की वैल्यू मालूम करने की इक्वेशन है। जी जिसको आप मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इस चैप्टर में आप उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। मोशन वाले चैप्टर में हमने जी की वैल्यू को कभी कैलकुलेट नहीं किया, हमने डायरेक्ट 9.8 की वैल्यू को यूज किया, क्योंकि सरफेस पे वो न्यूमेरिकल्स हो रहे होते हैं और सरफेस पर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बकायदा ये फॉर्मूला बनाया है। मास ऑफ अर्थ में हमने सबसे पहले बनाया और फिर वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड में हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया। तो आप वो मास ऑफ अर्थ वाली डेरिवेशन देख लीजिएगा, उसमें बीच के अंदर हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया। तो अगर आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े, अगर सरफेस पर न्यूमेरिकल्स में हम लगाते हैं तो 9.8, लेकिन अगर हमें सरफेस पर ये वैल्यू है 9.8, लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट पर, किसी दूसरे प्लेनेट पर, आप देखेंगे न्यूमेरिकल आएगा कि जी जुपिटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें या मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। तो अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जी यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला है। और अगर सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात होगी तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, तब भी यही आएगी 9.8। तो हम डायरेक्ट जी की वैल्यू 9.8 लगा देंगे सरफेस पर। उसके अलावा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड जब हमने किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। इस इक्वेशन से हमने ये साबित किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू जमीन से अगर हम ऊपर चले जाएं एक पॉइंट पर, तो वहां पर इसकी वैल्यू सरफेस से थोड़ी कम हो जाती है। इस इक्वेशन से हमने ये साबित किया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट के साथ डिक्रीज होती रहती है। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए आई थी, न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लें, एक आध न्यूमेरिकल है बल्कि। तो इस वैल्यू को याद, इस फॉर्मूले को याद रख लिएगा, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह डेप्थ पर अगर हमने बात की तो डेप्थ पर हमने यानी गहराई पर ये इक्वेशन निकाली थी जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है जी, ये हमने डेप्थ पर, यानी कि अगर आपने जमीन खोद के अंदर चले गए, गहराई में चले गए, तो फिर जी की वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है। अगर आपके पास एक हाइट है, बहुत ऊपर आप पहुंच गए हो, तो इस वाले से फॉर्मूले से निकालोगे, और अगर आप जमीन के अंदर हैं तो इस फॉर्मूले को। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट तरीन फॉर्मूला जो है वो आपके लिए ये वाला रहेगा, याद रखिएगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बाकी वेट का टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और वेटलेसनेस देखा था हमने, लिफ्ट वगैरह के अंदर वेटलेसनेस कैसे होता है।
लेकिन उसमें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बनी नहीं थी। और जो एक और होती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले इक्वेशंस, तो वो हमारी जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर वो चीज़ हट गई, तो हमने उसको हमने करा भी। अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास बुक का पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, ये आपके सामने जो है बुक का पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा जी। A 10 kilogram mass is at a distance of 1 meter from a 100 kilogram mass। आपके पास एक 10 किलोग्राम का मास है जो 100 किलोग्राम वाले मास से 1 मीटर के फासले पर रखा हुआ है। 10 किलोग्राम मास is at a distance of 1 meter from 100 किलोग्राम मास। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो आप यूं कह लें कि ये 1 किलोग्राम वाला मास है, सॉरी 10 किलोग्राम वाला मास है, और ये मास आपके पास है जी 100 किलोग्राम वाला। ये दो मास आ गए, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है जी, ये आपके पास सिचुएशन है कि दो मास है आपके पास, एक 10 किलोग्राम वाली बॉल कह लें आप, दो बॉल है, एक 10 किलोग्राम वाली, एक 100 किलोग्राम वाली, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास है जी 100 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन 10 किलोग्राम मास एक्सर्ट फोर्स ऑन दी 100 किलोग्राम मास, और दूसरा है जी 100 किलोग्राम मास एक्सर्ट फोर्स ऑन दी 10 किलोग्राम मास। देखें, ये वही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाला मामला है। दो बॉल आपके पास मौजूद है, एक 10 किलोग्राम वाली और एक 100 किलोग्राम वाली, दोनों के दरमियान फासला 1 मीटर है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमने ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि बोथ बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली बॉडी भी फोर्स लगा रही होगी ऐसे, और ये वाली बॉडी भी फोर्स लगा रही होगी ऐसे। आपको दोनों फोर्स मालूम करनी है। पहले वाले पार्ट में आपसे क्या कहा है, 10 किलोग्राम मास फोर्स जो लगा रहा है 100 किलोग्राम मास पे, यानी ये वाली, वो मालूम करें। और दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि 100 किलोग्राम मास वाला एक्सर्ट जो कर रहा है फोर्स 10 किलोग्राम वाले मास पर, वो बताएं, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक 10 किलोग्राम वाली, एक 100 किलोग्राम वाली, दोनों बॉडी के दरमियान फासला 1 मीटर का है। दोनों बॉडी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होंगी। आपको वो दोनों फोर्सेस मालूम करनी है, यानी 10 किलोग्राम वाली कितनी फोर्स लगा रही है वो भी मालूम करें, और 100 किलोग्राम वाली जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो भी मालूम करें। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। हमारे पास दो मासेस हैं, तो आप M1 कह लें 10 किलोग्राम और M2 कह लें आप 100 किलोग्राम। दोनों के दरमियान फासला जिसको आप R कहते हो वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर। आपको दो फोर्सेस मालूम करनी है, इसको आप A कह लें, इस बॉडी को आप B कह लें। तो आपको दो फोर्सेस मालूम करनी है, एक FAB, ये आपको मालूम करनी है, और एक FBA, ये आपको मालूम करनी है। FAB कौन सी हो गई, ये वाली, A से B जो लग रही है, यानी ये वाली, ये हो गई FAB। और FBA कौन सी हो गई, वो जो B लगा रही है, यानी FBA। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस आपको मालूम करनी है, ये भी मालूम करनी है और ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल हो गया, इसको हमने समझ लिया, इसका डेटा बना लिया। हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी है 10 किलोग्राम की, उसको मैंने A कह दिया, एक बॉडी है 100 किलोग्राम वाली, मैंने उसको B कह दिया। दोनों के दरमियान फासला 1 मीटर है। हमें दोनों बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो मालूम करनी है। A बॉडी जो फोर्स लगा रही है मैंने उसको कहा वो AB है, और जो B बॉडी लगा रही है मैंने उसको कहा वो FBA है। अच्छा जी, अब फोर्स जो लगाई जाती है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस वाली फोर्स को हम कह देते हैं AB, जबकि दूसरी फोर्स जो होगी BA, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, बस मास आप आगे पीछे कर लें, M2 M1 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, लिहाजा देख लें आप, फॉर्मूला तकरीबन इक्वल है। बस हमने M1 पहले रख दिया क्योंकि ये लगा रही है और इस पे लग रही है, इसलिए इसको आपने कह दिया AB। अच्छा, इधर B लगा रही है तो हमने B का मास पहले रख दिया और बाद वाले का मास बाद में रख दिया। तो फॉर्मूले में सिर्फ हमने M1 और M2 दोनों को आगे पीछे किया, बाकी कोई फर्क नहीं है। वैल्यूज डालते हैं जी। G की वैल्यू हमें पता होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, मल्टीप्लाई बाय M1 आपके पास है 10, मल्टीप्लाई बाय M2 आपके पास है 100, डिवाइडेड बाय नीचे R आपके पास है 1, उसका स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 6.67
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11। अब इन दोनों 10 और 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1000। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, लिहाजा नीचे का 1 खत्म कर दिया, बेकार हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 हम नीचे लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में हम 1 को मेंशन नहीं करते। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11। इस 1000 को आप 10 की पावर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। मैंने आपको बताया था 10 लिखे और जितने जीरो है उतनी पावर लगा दें। अब आप देखें जी 6.67 मैथ के लॉ के मुताबिक दो बेस मल्टीप्लाई होती है तो हम उनकी पावर को प्लस कर देते हैं, तो माइनस 11 प्लस 3। एफ ए भी आपके पास आ गई जी, कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये हो जाएगा माइनस 11 में से आप 3 निकाल दें, आपके पास बचेगा 8 यानी कि माइनस 8 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो ए बॉडी लगा रही है बी बॉडी पर, यानी 10 किलोग्राम वाली जो बॉडी है वो 100 किलोग्राम वाली बॉडी पर लगा रही है, वो ये फोर्स है। अब हम दूसरी फोर्स निकाल लेते हैं एफ बी ए। एफ बी ए क्या है, वो फोर्स जो 100 किलोग्राम वाला मास लगा रहा है। इसमें भी हम वही वैल्यू डालेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई m2 आपके पास है 1000, m1 आपके पास है 10, नीचे आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर। वैल्यू सेम है, तकरीबन सेम तरीके से सॉल्व होगा, आंसर भी सेम आएगा। 1000 और 10 को आपने सॉरी 1000 नहीं है, ये 100 है, ये 100 है, 1000 नहीं है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा 10 और 100 को आपने मल्टीप्लाई किया 1000 हो जाएगा, नीचे का 1 बेकार होता है। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। 1000 को आपने 10 की पावर 3 में लिख दिया और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर सेम आएगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। तो दोनों फोर्स एक जैसी, दोनों बॉडीज एक जैसी फोर्स लगा रही होती है, बस उनकी डायरेक्शन अलग होती है। इस वजह से वो एक दूसरे को काट देती है, इसलिए ये दोनों बॉडीज मूव नहीं कर रही होती, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो हमने ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल था सॉल्व कर लिया। आपके पास दो बॉडीज थी, एक 10 किलोग्राम की, एक 100 किलोग्राम की, दोनों के दरमियान था डिस्टेंस 1 मीटर। आपसे कहा पहले वो फोर्स बताओ जो 10 किलोग्राम वाली लगा रही है, फिर आपसे कहा वो फोर्स बताओ जो 100 किलोग्राम वाली लगा रही है। आपके पास फॉर्मूला फोर्स का होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 आप उस बॉडी को रख लेते हो जो फोर्स लगा रही है, m2 उसको रखते हो जो आपकी लग रही है जिसपे। तो बस दोनों केसेस के अंदर m1 और m2 बस आगे पीछे हुए, वैल्यूज जब आप डालेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा, यानी दोनों बॉडी इक्वल फोर्स लगा रही होती है, बस जरा डायरेक्शन अलग होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और दोनों बॉडीज अपनी जगह से फिर मूव नहीं कर रही होती। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, आसान न्यूमेरिकल था। आपको सिर्फ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाना सिखाना था मुझे। आई होप इसमें कोई सवाल आपको नहीं होगा। अगले न्यूमेरिकल पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, 10 ईयर में ये बहुत दफा आया है, तो ये न्यूमेरिकल जरा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कंप्यूट, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करें, मालूम करें, कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये वो हो गया स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी स्मॉल जी। कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है वो आपको मालूम करनी है। तो जुपिटर की, ये तो अर्थ की होती है, स्मॉल जी हम कहते हैं अर्थ को, जुपिटर के लिए मैं लिख दूंगा जी, ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है, ये मुझे मालूम करनी है। तो जी वाली जो होती है हम अर्थ के लिए रख लेते हैं, और मून होगा तो हम जी एम कर देंगे, जुपिटर होगा तो जी जे कर देंगे, सन होगा तो जी एस कर देंगे, इस तरह हम चेंज कर दिया करते हैं वैल्यूज को, वेरिएबल्स को, सॉरी। तो हमसे कह रहे हैं कि जी जुपिटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होती है ये मालूम करो, विच हैज अ डायमीटर ऑफ 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ से 11 टाइम्स यानी 11 गुना है। आपको जुपिटर का डायमीटर दिया नहीं जा रहा, बस अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है, गौर से देखिएगा वर्डिंग, जुपिटर विच हैज अ डायमीटर 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। यानी जुपिटर का जो डायमीटर है वो 11 टाइम्स है अगर आप कंपेयर करें अर्थ से। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जुपिटर के डायमीटर को मैं ऐसे लिख दूंगा जी, डायमीटर ऑफ जुपिटर, डीजे,
कितना होगा जी, कितना कह रहे हैं, 11 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। मैथमेटिक्स आप पढ़ते आए हैं 9 मैट्रिक में, आपको पता है जी 11 टाइम्स या 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 6 गुना या 11 गुना, मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपसे कहा जाता है 2 गुना तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुना या 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टाइम्स बोला जाएगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टाइम्स बोला जाएगा तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बोला गया 11 टाइम्स, लिहाजा मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, किससे, अर्थ के डायमीटर से, लिहाजा मैंने अर्थ के डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझसे कहा जा रहा है कि जुपिटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, वो मालूम करें। जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ से 11 गुना है। तो मैंने इन दो बातों को कैसे लिखा, जुपिटर के जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और जुपिटर का डायमीटर अर्थ से 11 गुना है तो मैंने ये लिया अर्थ का डायमीटर, मल्टीप्लाई किया 11 से तो ये हो गया 11 गुना, 11 टाइम्स, और ये हो गया जी अर्थ जुपिटर का डायमीटर। आगे क्या कहते हैं, एंड मास इक्वल टू 318 टाइम्स, अगेन टाइम आ रहा है, दैट ऑफ अर्थ। और जुपिटर का जो मास है, जिसको मैं कहूंगा मास ऑफ जुपिटर, वो अर्थ के मास से, यानी मास ऑफ अर्थ से 318 गुना है, गुना को वही मल्टीप्लाई है। तो ये डेटा है, इसका डेटा बनाना बस थोड़ा सा टफ था इसमें, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपको देखेंगे इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। तो गौर से सुनिएगा, आपसे कह रहे हैं कि जी अर्थ एक प्लैनेट है जुपिटर, उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मालूम करें। मैंने लिख दिया जी कि जे जी जो है वो मुझे मालूम करनी है। मुझसे कह रहे हैं जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ का 11 गुना डायमीटर है। तो अर्थ का जो डायमीटर है मैंने उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया डायमीटर 11 टाइम्स अर्थ का डायमीटर, ये हो गया जुपिटर का। और मास कह रहे हैं मुझे, मास ऑफ अर्थ, जो मास जो अर्थ है उसका 318 गुना जो है वो जुपिटर का मास है, तो ये मैंने उसको लिख दिया। थोड़ा सा इसको और साइड में देखते हैं। अगर आपसे बोला जाता है जी, फॉर एग्जांपल ये मैं ले रहा हूँ कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, मून हैज अ डायमीटर 18 टाइम्स ऑफ अर्थ। अगर ये कहते हैं मुझसे मून का जो डायमीटर है वो 18 टाइम्स है अर्थ के, तो मैं कैसे लिखता, मून का डायमीटर 18 टाइम्स अर्थ का डायमीटर, ऐसे लिखता। वो मल्टीप्लाई हम नहीं लिखते, वैसे 18 डी लिखते थे, ऐसा होता है मामला। ठीक है जी, तो ये जरा देख लिएगा, इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लिएगा। ठीक है जी, तो हमसे कह रहे थे कि आपको अर्थ जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मालूम करनी है। मैंने ये लिख दिया जी। फिर मुझसे कह रहे हैं कि जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से, ये बात, ये लिखी हुई बात, 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है उसका 11 गुना कर लो ना, जुपिटर का डायमीटर हो जाता है। तो ये देखें जी, ये अर्थ का डायमीटर आया, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 11 गुना, 11 टाइम्स 11 टाइम्स ऑफ अर्थ, ये हो गया डायमीटर ऑफ जुपिटर। और मास के बारे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी जुपिटर का जो मास है वो किसके बराबर है, 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास लिया, उसको आपने 318 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मास ऑफ जुपिटर। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। याद रखिएगा, हमें तो रेडियस चाहिए होता है। अगर डायमीटर जो है वो रेडियस का आधा होता है, अगर आपके पास ये डायमीटर है तो इतना ही रेडियस में भी फर्क होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि रेडियस ऑफ जुपिटर जो है वो भी 11 गुना रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, क्योंकि रेडिएटर और डायमीटर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका डायमीटर बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, डायमीटर कम हो रहा है तो रेडियस भी कम होगा। आपसे कह रहे हैं कि जी डायमीटर जो है वो 11 गुना है, तो जाहिर बात है रेडियस भी 11 गुना होगा। तो हमने ये रेडियस लिख दिया कि जी जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 11 गुना हो गया। अच्छा जी, हमें पता है जी कि जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन ये फॉर्मूला है अर्थ का। अगर आप जुपिटर पे लगाना चाह रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज आप जुपिटर की कर दें, तो ये हो जाएगा जुपिटर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी कांस्टेंट होता है, जी तो जी रहेगा। आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ की जगह मैं लिख दूंगा मास ऑफ जुपिटर,
और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह, अच्छा स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह लिख दूंगा मैं रेडियस ऑफ जुपिटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है अर्थ का, ये फॉर्मूला हो गया जुपिटर का। इसी तरह आप मून, सन किसी का भी बना सकते हैं। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी इस फॉर्मूले पर। जी जे इज इक्वल टू, जी की वैल्यू अभी आप मत डालिएगा, ऐसे ही जी रहने दें। मास ऑफ जुपिटर देखें जी ऊपर कितना है, ये देखें लिखा हुआ 318 ME, तो यह डालते हैं आप 318 ME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जुपिटर, आप देखें कितना लिखा हुआ है, ये रहा 11 RE, तो आप 11 RE डाल देते हैं अब नीचे, आर सॉरी 11 RE। अच्छा स्क्वायर हो रहा है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जुपिटर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी, 318 आप बाहर कर लें, GME एक तरफ कर लें, नीचे आए, 11 का स्क्वायर होता है 121 और RE का स्क्वायर होता है RE स्क्वायर। ये हमने कर लिया, यानी नंबर्स एक तरफ कर लिए, वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए। अब आप देखें जी ये जो GMER होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। तो आप इन सारी वेरिएबल्स को हटाएं, इसकी जगह जी डाल दें, 318 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय जी। इन सबको ना, इन सबको आपने हटा के ये डाल दिया। अब आप इसमें मजीद जी की वैल्यू डाल दें, जी जे इज इक्वल टू 318 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 9.8। अब आप इसको सॉल्व कर लें, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। 318 मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 9.8 से, और फिर इसको डिवाइड कर दिया मैंने 121 से, मेरे पास आंसर आ रहा है 25.75 जी। जुपिटर पर एक्सीलरेशन क्या है 25.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करा, आपके पास ये वैल्यूज थी, देखें जी दोबारा जरा। मैं इस कैटेगरी का एक दो न्यूमेरिकल और लूंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा ये आते हैं। तो देखिए जी मेरे पास क्या है मामला, मेरे पास जो है जुपिटर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना था। मुझे कहा गया है कि जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 11 गुना होता है। ये मैंने उसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन। फिर मुझसे कहा गया है कि जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के मास से 318 गुना है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। डायमीटर से मैंने रेडियस बना लिया। अब अर्थ पर जी की वैल्यू होती है जी ये, तो जुपिटर पे हमने इक्वेशन बनाई, उस पर हमने वैल्यूज डाली, ये देखें वैल्यूज डाल दी हमने, ये वैल्यूज डाल दी। फिर आपने 11 का स्क्वायर किया, RE का स्क्वायर किया, सारी वेरिएबल्स आपने एक तरफ कर ली, नंबर्स एक तरफ कर लिए। GME अपॉन RE स्क्वायर जो है वो क्या स्मॉल g के बराबर होता है, आपने वैल्यू डाली, आपने इसमें फिर 9.8 डाला, सॉल्व करा, ये आंसर हो गया। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये बात हमें जरा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं एक और एग्जांपल लूंगा इसकी, लेकिन उसके लिए मुझे जरा ढूंढना पड़ेगा मैं न्यूमेरिकल्स कहाँ से निकालूं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल की, ताकि ये न्यूमेरिकल हमारे पास हमें अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है जी, लिखा हुआ है कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून which has a diameter 12 times as compared to Earth and mass 200 times as that of Earth। ये मैंने एक और न्यूमेरिकल लिया, अब इसको भी हम देखते हैं जी। आपसे इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो मालूम करें,
मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 12 टाइम्स है, यानी 12 गुना डायमीटर है मून का, अर्थ से कंपेयर करेगा। और मून का जो मास है वो अर्थ के मास से 200 टाइम्स है। ठीक है, तो ये दो बड़ी बातें हो गई। यहाँ से आप डायमीटर निकालोगे, यहाँ से आप मास निकालोगे। तो हमसे कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पर मालूम करें। मैंने लिखा GM, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, ये मालूम करनी है। मुझसे कहा गया कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 12 टाइम्स है अर्थ के डायमीटर से। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 12 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। मुझसे कहा गया मास का जो मून का जो मास है वो 200 टाइम्स है अर्थ के मास से। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 200 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ठीक है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपने ये 12 मल्टीप्लाई अर्थ का डायमीटर, 200 मल्टीप्लाई अर्थ का मास। अच्छा, अब इस डायमीटर से आप रेडियस कैसे बनाएंगे, वही जी कि अगर डायमीटर और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिहाजा अगर डायमीटर 12 गुना है तो रेडियस ऑफ मून भी 12 गुना होगा, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, तो आपके पास ये तीन बातें आ गई हैं। अब आप जो है देखें जी, जी की वैल्यू जो होती है अर्थ पर, उसका फॉर्मूला क्या है, GME/RE²। ये अर्थ पर है। मून पर अगर आप बनाओगे फॉर्मूला तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून बराबर होगा G, तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यूज डालते हैं। GM इज इक्वल टू, जी की वैल्यू हम नहीं डालेंगे, हम अपने लिए आसान करेंगे न्यूमेरिकल, जी को जी रहने दें। मास ऑफ मून देखें कितना है, ये लिखा हुआ 200 ME, तो हमने डाल दिया 200 ME। रेडियस ऑफ मून कितना है, देखें ये लिखा हुआ 12 RE, तो हमने डाल दिया 12 RE, और ये स्क्वायर हो रहा है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं जी। 200 आप पहले लिखें, GME बाद में लिखें, नीचे 12 का स्क्वायर करें, देखो 12 पर स्क्वायर है और RE पर दोनों पर है, तो 12 का स्क्वायर करें 144, और RE का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये जो वैल्यू है GME देखें, ये लिखी